हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान में सत्र 2024 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले जो प्रश्न हैं उनके लिए पेपर क्रमांक 1 हम डाल रहे हैं। इसी प्रकार के 10 पेपर हम डालेंगे और ऐसे हम आशा करते हैं कि 10 के 10 जो मॉडल पेपर हैं उनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो आज पेपर क्रमांक 1 है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। आवश्यकता हो तो आप लिखने का भी प्रयास करें, कॉपी पेन आप साथ रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो विषैली गैस यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हो जाएगी। उत्तर द का यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है, घरों में काम आने वाला ईंधन है। तो घरों में काम आने वाला जो ईंधन है हमारा, यहाँ पर जो एलपीजी का जिक्र हम यहाँ करते हैं। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में वनोन्मूलन को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो इसमें चारों के चारों जो हैं, कागज का पुनःउपयोग, कागज का पुनर्चक्रण, कागज की बचत, ये सारे के सारे सभी है सही। तो इसके लिए हम आंसर ऑप्शन द का है वो सही कर लेंगे। उसके बाद में आवर्ती का मात्रक हमसे पूछा है। तो आवर्ती का मात्रक हम जानते हैं कि हर्ट्ज होता है। तो इसमें हर्ट्ज है, ये सही आ जाएगा। उसके बाद में बात करें, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने मित्र को निम्न में से कौन सा सुझाव देंगे? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ टेलीविजन और रेडियो की ध्वनि की जो प्रबलता है वो कम करेंगे, अनावश्यक शोर नहीं करेंगे, वाहनों का हॉर्न है उसका उपयोग कम कर देंगे। उपयोग से भी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न छात्रों आपको मिलेंगे जिसमें आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। कॉमन सेंस कौशल से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सुचालक है? तो सुचालक यहाँ जो धातु है वो आ जाएगा, जो एल्यूमिनियम है ये सुचालक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के लिए रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन क्यों किया जाता है? तो इसके लिए जो क्रोमियम का लेप की आवश्यकता होती है कि जो क्रोमियम वो चमकदार होता है, सही बात है। संचारित नहीं होता है, ये भी सही है। खरोंचों का प्रतिरोध करता है, ये भी सही है। तो तीनों के तीन ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे और जो आंसर है हमारा द का, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते? तो घर्षण के द्वारा, घर्षण वाले पाठ में हमने प्लास्टिक की स्केल, फूला हुआ गुब्बारा और 19 स्वेटर के बारे में यहाँ पढ़ा है। तो यहाँ तांबे की वस्तु को हम आवेशित बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से पारंपरिक और आधुनिक साधनों जो सिंचाई के साधन है उनको अलग अलग करना है। तो 3 में से मोट, डेकली और रहट ये आ जाएंगे पारंपरिक साधन, और जो आधुनिक साधन है उसमें ड्रिप सिस्टम और छिड़काव तंत्र ये आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है।
उसके बाद में प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में जो सूक्ष्म जीव है हमारे कवक है, इनका उपयोग किया जाएगा। अब है पहला प्रश्न रिपीट हो गया है कि एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम यहाँ पूछ लिया गया है। तो एलपीजी का पूरा नाम यहाँ पर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं। और सीएनजी को पूरा हम बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर अंग्रेजी में बोले तो लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इसको कहेंगे। अगला प्रश्न यहाँ है, खिलाड़ी कीलदार जूतों का उपयोग क्यों करते हैं? तो खिलाड़ी जो है कीलदार जूतों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि घर्षण है वो बढ़ जाए, उसकी पकड़ जो है मजबूत हो जाए और फिसलने की संभावना कम हो जाए, इसलिए खिलाड़ी जो स्पाइक्स के जूते हैं वो पहनते हैं। अगला प्रश्न है मिलान से संबंधित है। तो यहाँ मिलान से संबंधित एक साइड में आपको रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद और थ्रेशिंग, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आगे आपको मिलाना है। तो जो थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग की जो प्रक्रिया है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है, ये थ्रेशिंग होती है। उसके बाद में खरीफ की फसल है, ये आप सभी जानते हैं कि चावल और मक्का होती है। कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? यूरिया और सुपरफास्फेट। और रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद यहाँ पर जो पशु और गोबर के जो है उससे यहाँ बनेगी, अवशेष से। और रासायनिक उर्वरक यहाँ यूरिया और सुपरफास्फेट हो जाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्व जो है, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे जैसे सेम है, मटर है आदि की ग्रंथिकाओं में यहाँ रहते हैं। जो सहजीविता, देखिए सहजीविता का जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें दोनों जीव हैं वो लाभ प्राप्त करते हैं, हानि प्राप्त कोई सा भी जीव नहीं करता है। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों के लिए उपलब्ध कराता है और बदले में उसको आवास मिलता है। तो ये सहजीविता यहाँ मिलेगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ है, निम्नलिखित के सामने सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला ईंधन है, तो सही बात है। उसके बाद में कोयला और पेट्रोलियम है, ये असीमित है, तो असीमित नहीं है, ये सीमित है, इसलिए ये है गलत। कोलता और विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, ये बात सही बात है। और पैराफिन मोम का उपयोग मरम, वेस्लिन आदि में किया जाता है, तो ये भी एक सही है। तो आप इस प्रश्न को इस तरीके से हल करेंगे। उसके बाद में दहन और ज्वाला में 2 अंतर लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं दहन की। देखिए दहन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन मतलब O2 से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना यहाँ दहन कहलाता है। उसके बाद में अधिक मात्रा में ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। उसके बाद में बात करेंगे कि ज्वाला, ज्वाला क्या होती है? दहन के समय वाष्पित पदार्थ जो है उससे यहाँ ज्वाला बनती है। ज्वाला से जो ऊर्जा है वो कम मात्रा में उत्पन्न होती है। ये सामान्य से 2 अंतर आप यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न यहाँ रहेगा कि रेड डाटा बुक क्या होती है और जैव विविधता। तो रेड डाटा बुक यहाँ पर जो संकटापन्न स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखने वाली जो किताब है वो रेड डाटा बुक यहाँ कहलाती है। साथ ही
पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक यहाँ होती है, जिसमें फ्लोरा और फौना का रिकॉर्ड अलग अलग रखा जाता है। उसके बाद में बात करेंगे जैव विविधता क्या होती है। तो साथियों, जैव विविधता जो है वातावरण में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में कही जाती है। कई प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है पर्यावरण में। तो उन प्रजातियों का आपस में संबंध कौन सा है, ये सारे का सारा जैव विविधता के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में द्विविखंडन, यहां पर जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां अमीबा में जो जनन होता है वो द्विविखंडन के द्वारा होता है। उसके बाद में अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है वो यहाँ क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि शिशु को जन्म देते हैं, इसलिए इनको हम जरायुज जंतु कहते हैं। साथ ही मुकुलन की जो क्रिया है वो यहाँ हाइड्रा में मिलती है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पे, दाब और बल के सूत्र को समझाइए। तो देखिए दाब हमने पढ़ा है। सबसे पहले दाब की परिभाषा देखते हैं। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को यहाँ पर क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब को यहाँ दर्शाते हैं P से। उसके बाद में बल जो है उसको लिखते हैं F से। उसके बाद में क्षेत्रफल जो है ए से यहाँ हम इसको दर्शाते हैं। इस प्रकार बल और दाब एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना दाब अधिक लगाया जाएगा उतना ही बल ज्यादा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से जितना बल अधिक होगा उतना ही दाब होगा। तो ये इनमें संबंध है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए कि जो घर्षण है वो मित्र भी है और शत्रु भी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घर्षण है वो शत्रु किस तरीके से है। तो सबसे पहला उदाहरण यहाँ है कि घर्षण के कारण गति करती हुई जो वस्तु है उसकी ऊर्जा है वो काफी व्यर्थ चली जाती है, इसलिए ये शत्रु हुआ। उसके बाद में घर्षण बल वाहनों जैसे कि बस, ट्रेन, हवाई जहाज, रॉकेट आदि के वेग को निश्चित सीमा से यहाँ आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए यहाँ भी एक शत्रु की यहाँ भूमिका निभा रहा है। घर्षण के कारण जो मशीन घिस जाती है और उनकी जो दक्षता है वो कम हो जाती है, तो यहाँ भी ये नुकसान करता है। तो ये तीन तो उदाहरण आप लिखेंगे कि घर्षण शत्रु है। उसके बाद में मित्र भी है। तो घर्षण जो होता है सबसे पहले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं रोड पे। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम क्या होंगे, फिसल जाएंगे। अगला यहाँ है कागज की सतह पर पेन के शीर्ष का जो मध्य भाग है उसके बीच में और कागज के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण से कि हम आराम से लिख पाते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लगाने पर वाहनों के पहिए और सड़क के बीच में जो घर्षण पैदा होता है उसके कारण जो ब्रेक है वो लग जाते हैं। आप सोचिए यदि घर्षण नहीं होगा तो जो वाहन है वो नहीं रुक पाएंगे।
तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आप इसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहला व्याख्या में सुचालक पदार्थ कौन से होते हैं? वो पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को गुजरने देते हैं सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। धातु जो है सुचालक होती है सारी की सारी। उसके बाद विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कौन सा होता है? तो किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं और इलेक्ट्रोड के ऊपर ही धातु के जो निक्षेप है वो भी देखे जा सकते हैं। साथ ही विलयन का रंग है वो भी बदल जाता है। तो ये सारे के सारे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यहाँ कहलाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि अपने नेत्रों की उचित देखभाल के लिए 2 सुझाव लिखने हैं। तो बिल्कुल साधारण प्रश्न है, 4 नंबर का यह प्रश्न दिया गया है। तो इसके लिए हमको नेत्रों की देखभाल के लिए बहुत ज्यादा कम और ज्यादा जो प्रकाश है वो दोनों ही हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र में खिंचाव, जो मसल्स होती है नेत्र की, उनमें खिंचाव होता है, सिर दर्द होता है। सूर्य तथा जो शक्तिशाली लैंप है उसका ज्यादा प्रकाश, लेजर का प्रकोष रेटिना को क्षति यहाँ पहुंचा सकता है। रेटिना क्या होती है? रेटिना एक परत होती है जो हमारे नेत्र के अंदर होती है। उसके बाद में नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। नेत्रों में कोई धूल का कण यदि गिर जाए तो उसको स्वच्छ जल से आप धो, कोई सुधार नहीं हो तो आप डॉक्टर से यहाँ बात करें। बिना मतलब में रगड़े नहीं, इससे जो अग्रिम भाग है नेत्र का कॉर्निया, उसको नुकसान यहाँ हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आगे प्रश्न है अगला प्रश्न है यहाँ ध्वनि प्रदूषण का जो क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम। निषेचन बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार के होते हैं, इनमें अंतर, और मानवकरण का नामांकित चित्र। ये तीनों तो आपको देने हैं एक साथ। आपको ध्यान ये रखना है कि अथवा में जो प्रश्न पूछा जाए उनको एक साथ लिखना है। इन प्रश्नों के जो हिस्से हैं वो अलग अलग आपको नहीं करने हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में दिक्कत ना आए। साथ ही अथवा में जो प्रश्न दे रखे हैं, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की एक विधि है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो शुरुआत इसकी यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वाहन चलाते समय जो ट्रैफिक लाइट है उसका हमको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सड़क सुरक्षा की बात करें तो लाल बत्ती जो है वो रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती है वो चलने का संकेत देती है, और पीली बत्ती है वो सावधानी पूर्वक सोच समझकर चलने का यहाँ संकेत देती है। उसके बाद में मम्मा पापा पीली बत्ती का डोरेमोन। सड़क पार करते समय जो काली और सफेद पट्टी बनी होती है जिसे जेब्रा क्रॉसिंग हम यहाँ कहते हैं, उसका उपयोग हमको करना चाहिए।
उसके बाद में बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन की बात करेंगे। बाह्य निषेचन में दोनों व्यष्टि, यहाँ व्यष्टि से तात्पर्य जो संतति है उसकी माता जो है, जनसंख्या पैदा जो होती है यहाँ उससे है। तो दोनों युग्मकों को शरीर से बाहर फेंकते हैं। दोनों युग्मक यहाँ पर नर और मादा से तात्पर्य है। दूसरा है भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, इसका उदाहरण है मेंढक। फिर है आंतरिक निषेचन, नर और मादा में शुक्राणुओं का जो नर और मादा के शरीर में शुक्राणुओं का है वो उत्सर्जन होता है। साथ ही जो भ्रूण का विकास है वो शरीर के अंदर यहाँ होता है। उसके बाद में कर्ण का यहाँ चित्र बनाने की बात है। तो कर्ण यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, मानव का कान। इसमें मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट संरचना है वो ये है। ये तो आप बता देंगे बाह्य कर्ण है। बाह्य कर्ण के बाद का जो ये वाला भाग है ये अंतरकरण में यहाँ शामिल होता है। ये गोल संरचना है, इसको हम कोक्लिया कहते हैं। ये जो है ईयर ड्रम, जिसको कर्णपटा बोलते हैं, कान का पर्दा जिसको हम कहते हैं, ये वाली संरचना जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये 2-3 नाम है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हड्डियां हैं जो इससे जुड़ी होती है, MIS कहलाती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिज इनको बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है अथवा का कि वाहन चलाते समय कौन कौन से यहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो 2 पहिया जो वाहन है इस पे हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 पहिया वाहन के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करें। चौराहे पे हम लाल बत्ती होने पर रुकें। उसके बाद में अलैंगिक जनन की विधियां हैं। मुकुलन यहाँ हाइड्रा में और ईस्ट में पाई जाती है। सामान्य प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में एक जनकीय जनन होता है। इसमें जो मुकुल है वो शरीर से अलग होकर वृद्धि करता है और नए जो संतति है उसको यहाँ बना देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हाइड्रा का चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न यहाँ है कि शोर प्रदूषण कम करने के लिए उपाय है। ये हमने शुरू में पढ़े थे, वो सेम टू सेम यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की प्रबलता है, तेज आवाज है वो कम करनी चाहिए। आसपास पेड़ लगाने से ही सड़कों के। अगला है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थ है, उनका महत्व बताइए। साथ ही बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, इसका उदाहरण देकर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। साथ ही मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखकर उनकी स्थिति बताइए। ध्रुव की बर्तनें दीवारों पर दाब डालती है। ध्रुव जो है वो बर्तनों की दीवारों पर दाब डालता है, इसका चित्र बनाइए। साथ ही तो सबसे पहले जो संतुलित आहार है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि सारे के सारे होना चाहिए। भारतीय भोजन है, इसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती है, संतुलित आहार है। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। दूध में आपको सारी मात्रा में सभी चीजें रहती है। भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक पदार्थ है वो उपलब्ध रहते हैं। साथ ही बल की आकृति, बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। तो यह सत्य है कि बल लगाने पर किसी भी वस्तु की आकृति है वो बदल सकती है। जैसे फूले हुए गुब्बारे को हथेली से दबाएंगे तो उसकी आकृति है वो बदल जाएगी। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों के चित्र बनाकर यहाँ बताना है। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको जो मनुष्य
है, यहाँ मनुष्य का चित्र यहाँ आप बना सकते हैं। सबसे ऊपर आप पीयूष ग्रंथि दिखाएंगे, उसके बाद में थायराइड, और यहाँ किडनी आप दिखाएंगे। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होगी। स्त्रियों में अंडाशय पाया जाएगा और पुरुषों में वृषण होगा। तो ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथि आप बनाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ है कि जो द्रव है वो पात्र की दीवारों पर दबाव डालता है, तो उसके लिए एक प्रयोग है। एक बोतल में नीचे एक नली लगा देते हैं और उस पर गुब्बारा बांध देते हैं। बोतल को भरते हैं। जैसे ही बोतल को भरते जाते हैं, जो गुब्बारा है वो भी यहाँ फूलता जाता है। इसका मतलब नली के द्वारा जो पानी जाता है उससे यहाँ दबाव लगता है। तो ये प्रयोग इसको सिद्ध करता है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, तड़ित चालक का चित्र बनाइए। किस प्रकार से भवन को बचाने में सहायक है? परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अथवा में दिया गया है कि आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान और असमान आवेशित करते हैं, आकर्षित करते हैं। फिर है परावर्तन। तो सबसे पहले तड़ित चालक की बात करें। तड़ित चालक में आप बिल्कुल एक भवन का चित्र बनाएंगे। उसके ऊपर ये एक लोहे का जो स्टैंड है वो लगा देंगे और सबसे नीचे तांबे की प्लेट यहाँ लगा देंगे। ये तड़ित चालक का चित्र आप बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में तड़ित चालक के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो तड़ित का प्रभाव ये निरस्त करता है, भवनों को बचाने में सहायता करता है। भवन की ऊंचाई पर इसको लगाते हैं। अधिक लंबाई की छड़ है वो स्थापित की जाती है। एक सिरा खुला रखते हैं और एक सिरे को जमीन में यहाँ दबा देते हैं। धातु की यह छड़ विद्युत का आवेश जो जमीन में पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। साथ ही है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन यहाँ दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन। इसमें जो पृष्ठ है वो चिकना होता है और प्रकाश किरण है वो समानांतर आती है। समानांतर यहाँ एक दूसरे के समानांतर परावर्तित हो जाती है। इसको हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। विसरित परावर्तन में जो सतह होती है वो खुरदरी होती है और आपतित और परावर्तित किरणें भिन्न भिन्न दिशा में यहाँ जाती है। उसके बाद में बात करेंगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों गुब्बारे फुलाकर उनको लटका देते हैं, तो वो एक दूसरे को दोनों को ऊनी कपड़े से रगड़ देते हैं, तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। इसलिए हमने दोनों को ऊनी कपड़े से रगड़ा है। इसका मतलब हमने दोनों में समान आवेश है वो पैदा किया है। इसलिए गुब्बारे एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अगर एक गुब्बारे को ऊनी कपड़े से और एक गुब्बारे को बिना रगड़े यहाँ छोड़ दिया जाए या फिर सिर से रगड़ा कर छोड़ दिया जाए तो वो इसको आकर्षित करने लगेगा। उसके बाद में ये आप डायग्राम बनाएंगे, ये आप चित्र बनाएंगे। परावर्तन की बात करेंगे कि जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर पुनः उदय माध्यम में लौट जाती है तो ये परावर्तन कहलाती है ये घटना। कोण I बराबर कोण R होता है, ये स्नेल का नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के यहाँ बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया एक अभिलंब है। तीनों के तीनों एक ही तल में यहाँ होते हैं, एक ही तल में प्रतीत होते हैं। तो छात्रों आशा करते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पसंद आएगा और इसको पढ़कर आप जो एग्जाम है उसमें अधिक से अधिक जो नंबर हैं वो ला पाएंगे।